जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो हमारा एसआई का सेशन चल रहा है उसके संबंध में मैं फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ, आपका हमदर्द, आपका दोस्त, आपका भाई। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, ये शिवमंगल जी सुमन की कविता है कि गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दूर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक मंजिल को ना पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। तो दोस्तों, जीवन का जो अर्थ है निरंतर चलते रहना ही है। इसी के संबंध में हम जब चार लोगों के बीच में कोई हमसे पूछता है कि भाई क्या चल रहा है, कि बस चल रहा है, जीवन चल रहा है। तो दोस्तों, चलना क्या है? चलना ही पूरा जीवन है। इसलिए दोस्तों, चलते रहिए। तो आपसे क्या रहेगी, आपकी जो सफलता रहेगी वो आपका एक दिन निश्चित रूप से क्या करेगी, वर्ण करेगी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। न्याय न्याय प्रक्रिया से संबंधित न्यायालय, ठीक है। दोस्तों, आपको सबसे पहले पता होगा शासन के तीन अंग होते हैं, ठीक है। शासन के तीन अंग होते हैं। एक होती विधायिका, ठीक है। विधायिका मतलब कानून का निर्माण करने वाली संस्था। दूसरी होती है कार्यपालिका, ठीक है। और तीसरी होती है न्यायपालिका। तीसरा क्या होता है दोस्तों? न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायिका। विधायिका दोस्तों हमारे देश का संसद जो है, कि संसद जो कानून का निर्माण करती है। इसके बारे में हम संसद के बारे में पिछले लेक्चर में, जो पुराने लेक्चर में पढ़ चुके हैं। कार्यपालिका मतलब जो सरकार होती है, मोदी जी का मंत्रिमंडल है, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब शासन का तीसरा अंग क्या है दोस्तों? न्यायपालिका, या जो कानून का उल्लंघन करने पे जो न्याय की व्यवस्था करती है वो क्या कहलाएगी? न्यायपालिका कहलाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है न्यायपालिका। अब इसका संविधान में कहाँ उल्लेख किया गया है, ठीक है, और इसकी संरचना और नियुक्ति किस प्रकार से होती है उसके बारे में। संरचना एवं नियुक्ति। स्थापना कब हुई भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों? 28 जनवरी। इसको आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। 28 जनवरी 1950 को क्या हुआ? तो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था। और इसे 1935 के भारत सरकार जो अधिनियम था के तहत जो फेडरल कोर्ट बना था, उसी का क्या था? अग्रगामी था, ठीक है। कि 1935 के जो फेडरल कोर्ट था, इसका जो नवीन रूप क्या था? हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक। तो ये कब बना? 28 जनवरी 1950 को। किसका अग्रगामी था? जो 1935 के भारत शासन अधिनियम का। जो सुप्रीम कोर्ट कहाँ है दोस्तों? न्यू दिल्ली में अवस्थित है, ठीक। अब वर्तमान संरचना, ठीक है। 34 न्यायाधीश है दोस्तों वर्तमान में, 34 न्यायाधीश है। जिसमें से एक देश का मुख्य न्यायाधीश होता है, जिसे CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। जो वर्तमान में संजीव खन्ना जी है, वो हमारे देश के CJI है। इससे पुराने जो CJI थे, DY चंद्रचूड़ जी थे, ठीक है। और 33 अन्य न्यायाधीश है, 33 अन्य न्यायाधीश। तो संरचना में क्या जाएगा दोस्तों? एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश मिलकर क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है? गठन होता है, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। और संरचना में कितने? 34 न्यायाधीश वर्तमान में। अब जो न्यायाधीशों की संख्या डिसाइड करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद को न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का क्या है? अधिकार दिया गया है। 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट बना था, तो कितने न्यायाधीश थे? 8, ठीक है। 8 न्यायाधीश थे। ये बात भी आपको याद रखनी है। ये भी कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट बना था, तो उसमें जो मूल रूप से कितने न्यायाधीश की प्रावधान था? तो 8 न्यायाधीश का। फिर 86 में कितने हो गए दोस्तों? 25 हो गए। और 2019 में कितने? 34 न्यायाधीश कर दिए गए, ठीक। 2019 के जो समय न्यायाधीशों की संशोधन से संबंधित, ठीक है दोस्तों। आप इसमें इतना याद रखिए कि 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ, 1935 का अधिनियम के तहत, ठीक है। और नई दिल्ली में अवस्थित है। संरचना में 34 न्यायाधीश है और मूल रूप से कितने थे? 8। अब इनकी नियुक्ति किस प्रकार से की थी? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, या किसी को CJI बनना है या जज बनना है, ठीक, तो कौन व्यक्ति बनता है और उनकी कौन नियुक्ति करते हैं उसके बारे में। मुख्य न्यायाधीश जो होता है, CJI जिसे बोलते हैं, राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श से, ठीक है। राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट रहेगा सर्वोच्च न्यायालय के, जो 33 अन्य न्यायाधीश है,
और उच्च न्यायालय जो अलग अलग राज्यों में क्या है हाई कोर्ट होते हैं, उनके जो वरिष्ठ न्यायाधीशों से क्या प्रकार का परामर्श किया जाएगा, और जो प्रेसिडेंट रहेगा वो देश के जो सीजीआई की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। तो ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो सीजीआई की नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, और शपथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाता है। अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश परामर्श से, ठीक है, कि जब सीजीआई चुन लिया गया तो अब अन्य व्यक्ति के चुनाव में कौन का परामर्श लिया जाएगा, सीजीआई का ही परामर्श लिया जाएगा अन्य न्यायाधीश में। ठीक दोस्तों, कैसे कि जैसा हम देखते हैं कि बहुमत दल की सरकार का जो नेता रहता है वो क्या बन जाता है, पीएम बन जाता है। पीएम बन जाता है, पीएम ही क्या बोलता है, राष्ट्रपति से बोलता है कि हमारे इस व्यक्ति को क्या गृह मंत्रालय दो, इन व्यक्ति को रक्षा मंत्रालय दो। तो ऐसे ही जब सीजीआई का चुनाव हो जाता तो सीजीआई अन्य कौन से व्यक्ति है जिन्हें न्यायाधीश बनाना चाहिए, उसके संबंध में किसे देते हैं, राष्ट्रपति को क्या देते हैं, सलाह देते हैं। अब कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है, जो न्यायाधीश का जिसमें चुनाव होता है। द्वितीय न्यायाधीश मामला आया था दोस्तों 1993 में परामर्श का अर्थ सहमति को बताया गया है। ठीक है, परामर्श का अर्थ सहमति को बतलाया गया है कि जब प्रेसिडेंट जो रहेगा, जो सीजीआई से क्या करेगा, परामर्श करेगा, तो परामर्श का अर्थ क्या है कि उन्होंने सहमति दे दी है कि आप उक्त व्यक्ति को क्या कर दीजिएगा, न्यायाधीश बना दीजिएगा। तृतीय न्यायाधीश मामले में 40 वरिष्ठ न्यायाधीश को कॉलेजियम की अनिवार्यता है। ठीक है, जिसमें क्या रहता है, कॉलेजियम जो प्रणाली होती है दोस्तों, जिसके तहत क्या दिया जाता है, जो अ, जजों की नियुक्ति की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, जो जजों की, ठीक है, उसके संबंध में क्या तृतीय न्यायाधीश मामला आया था। इसमें उन्होंने बोला था कि 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होने चाहिए। ठीक है, इनकी वरिष्ठता के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर क्या रहेगा कि जो सबसे ज़्यादा वरिष्ठ रहेगा वो क्या पहले जज बनेगा। ठीक, इस प्रकार की इसमें कॉलेजियम की अनिवार्यता को दी गई थी, और इन 4 वरिष्ठ लोगों से क्या किया जाएगा, एक सलाह मशवरा किया जाएगा। फिर क्या हुआ दोस्तों कि 99वां संविधान संशोधन 2014 के द्वारा नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी का गठन किया गया था दोस्तों, लेकिन 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे क्या असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। इसमें क्या था दोस्तों, क्या अभी क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, ठीक, इनकी नियुक्ति क्या होती है, सभी जजों के परामर्श से। ठीक, सभी जजों के क्या होती है, परामर्श से होती है, कि जिसमें एक कॉलेजियम क्या संस्था बनाई जाएगी, जिसमें क्या रहेंगे कि वरिष्ठ न्यायाधीश रहेंगे, और क्या रहेंगे, अ, स- कानूनविद रहेंगे और विशेषज्ञ रहेंगे। ज़्यादातर क्या होते हैं, जज रहते हैं, जिसमें सीजीआई रहता है या अन्य जज रहते हैं। वो क्या रहते हैं, अपना परामर्श देते हैं राष्ट्रपति को कि आप उक्त व्यक्ति को या उक्त जज को क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में स्थापित कीजिएगा, हाई कोर्ट में स्थापित कीजिएगा। लेकिन 2014 में क्या किया गया था, एनजीएसी सरकार ने बनाया, और एनजीएसी के तहत क्या कर दिया गया था कि सरकार, ठीक है, सरकार क्या करेगी कि जो जज की नियुक्ति में, या जो कॉलेजियम को समाप्त कर दिया गया था इसमें, वो जज की नियुक्ति में क्या करेगी, अपना मत देगी, मत देगी। ठीक है, मत देगी मतलब उनके मत के मूल्य क्या रहेगा, एक प्रकार से बहुमत में जो शामिल किया जाएगा। अगर वो ज़्यादा लोग उनके पक्ष में आ जाते हैं सरकार के कि उक्त व्यक्ति को न्यायाधीश नहीं बनाया जाना चाहिए, तो वो न्यायाधीश नहीं बनेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसने क्या करा कि हमारी जो आधिकारिकता है, हमारी जो न्याय प्रणाली के उसमें दखल अंदाजी हो रही थी, या जो हमारा क्षेत्राधिकार है उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा था। तो जो 99 में संविधान संशोधन के द्वारा जो एनजीएसी बनाया गया था दोस्तों, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी, इसे क्या कर दिएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने समाप्त कर दिया न्यायिक समीक्षा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो कॉलेजियम प्रणाली को आप इतना से याद रखिए कि एक सीजीआई और अन्य न्यायाधीश से मिलकर एक बनने वाला एक समूह होता है, जो अन्य न्यायाधीश को क्या नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। अब न्यायाधीशों की योग्यता और कार्यकाल क्या हो सकता है। सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक का न्यायाधीश रहा हो। जैसे हमारा कौन सा हाई कोर्ट है दोस्तों, जबलपुर की बात ले लें, या मद्रास हाई कोर्ट ले लें, या किसी भी जो हाई कोर्ट में कम से कम कितने 5 साल तो जज रहा हो। या उच्च न्यायालय में, ठीक है, 10 वर्ष तक वकील रहा हो, हाई कोर्ट में 10 वर्ष वकील होना चाहिए। और राष्ट्रपति की राय में प्रख्यात विधिवेत्ता हो। ये शर्तें हैं दोस्तों। ठीक है, अगर किसी क्या होना बनना है आपको, जज बनना।
भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 वर्ष का न्यायाधीश और 10 वर्ष का वकील और राष्ट्रपति के नाम में प्रख्यात विधिवेद। अब कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष की आयु तक जो रहते हैं। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देख के पद छोड़ सकते हैं। इनको लगता है कि यार हमें काम करने में असमर्थता आ रही है या दिक्कत आ रही है, तो राष्ट्रपति के पास जाएंगे कि दद्दा, प्रेसिडेंट के पास गए, दद्दा ठीक है हम छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, मैं साइन कर देता हूँ। राष्ट्रपति साइन करेंगे, ये गजट में प्रकाशित करेंगे और ये क्या हो जाएंगे, अपने पद से त्यागपत्र दे देंगे। फिर क्या होता है, संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, अभी तक न्यायाधीश के खिलाफ नहीं लाया गया। तो दोस्तों जो महाभियोग प्रथा है, ठीक है, जिसके बारे में हमने जब राष्ट्रपति जब पढ़ा था उसमें मैंने आपको बतलाया था कि इसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के खिलाफ किया गया है। मतलब महाभियोग होता है कि लोकसभा में, ठीक है, प्रस्ताव लाया जाएगा कि जो सीजीआई है, या वर्तमान में हम जस्टिस वर्मा जो दिल्ली उच्च न्यायालय के हैं, भ्रष्टाचार केस में लाए इनके यहाँ पे, इनके खिलाफ क्या महाभियोग लाया जाता है। तो पहले क्या जाएगा, लोकसभा में लाया जाएगा, लोकसभा से पास हो जाएगा, राज्यसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा इस बात की जांच करी जाएगी कि जो आरोप लगे हैं सही है, लगे हैं या नहीं, या राज्यसभा से भी पास हो गया तो उन्हें क्या करेगा, हटना पड़ेगा। ये क्या होती है, एक सामान्य प्रक्रिया होती है किसी भी न्यायाधीश को हटाने की। इसे जनरली महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति के पर्पस में कहा जाता है, और जो सामान्य ऐसे संवैधानिक पद होते हैं उसमें महाभियोग ना कह के हटाने की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जस्टिस वर्मा जो अभी दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनके खिलाफ क्या चल रहा है, केस चल रहा है, उन्हें अपने जो न्यायिक कर्तव्यों से विमुख कर दिया गया है, उनके खिलाफ लाया जा सकता है सदन। दोस्तों ये संजीव खन्ना जी है, वर्तमान में हमारे देश के कौन है, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले कौन कौन से प्रावधान है कि जो हमारी न्यायपालिका है, ठीक है, वो स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, न्यायपालिका स्वतंत्र होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि दोस्तों न्याय क्या होता है, न्याय क्या होता है, समाज के विकास का आधार होता है। समाज के क्या होता है, विकास का आधार होता है। कैसे? कि जब दोस्तों हमको, जब पुलिस प्रताड़ित करती है या कहीं जबरन जबरदस्ती के यहाँ जेल में ठूस दिया जाता है, या आपको कोई व्यक्ति प्रताड़ित कर रहा है, या आपकी ज़मीन किसी ने हड़प ली, तो उनने बोला कि मैं कोर्ट में देख लूँगा, मैं आपको कोर्ट में देख लूँगा, कोर्ट में डिसीजन करते हैं। तो क्या रहता है दोस्तों, न्याय व्यवस्था पे हमारा जो विश्वास है वो बना रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि मान के चलो सरकार ज़्यादा तानाशाही हो गई, तो फिर कौन देखेगा, कोर्ट बीच में आएगा, विधायिका ऐसे कानून बनाने लगी, ठीक है, कि जो क्या है, अ, देश की जनता की जो स्वतंत्रता को हनन कर रहे हैं, तो फिर कोर्ट बीच में आएगी। मोदी जी कुछ ऐसे काम करने लगते हैं जो हमारी स्वतंत्रता का हनन करते हैं, तो फिर कोर्ट बीच में आ जाएगी। इसलिए इनको जो न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका को सरकार से क्या रहना चाहिए, निष्पक्ष रहना चाहिए, या वस्तुनिष्ठ रहना चाहिए। तो अब उस वस्तुनिष्ठता को सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए? सबसे पहले की नियुक्ति प्रक्रिया, कार्यपालिका मनमानी रोकने हेतु न्यायपालिका से परामर्श अनिवार्य है। ठीक है, कि मान के चलो प्रेसिडेंट किसी व्यक्ति को सीजीआई नियुक्त कर रहा है, तो जजों से पूछना अनिवार्य है। ये बात कही गई कि सीजीआई किसी भी व्यक्ति को, जज या वो प्रेसिडेंट किसी भी व्यक्ति को सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना रहा है या सुप्रीम कोर्ट का जज बना रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज से ही क्या पूछना होता, पूछना अनिवार्य होगा। अन्यथा क्या होगा दोस्तों, कि सरकार क्या रहेगी, ठीक है, सरकार मान के चलो कोई हाई कोर्ट का, उनके सरकार के पक्ष वाला कोई वकील है जो 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, उसे क्या बोल देगी, सुप्रीम कोर्ट भेज देगी। सुप्रीम कोर्ट भेज देगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से यहाँ परामर्श खत्म हो गया, परामर्श खत्म हो गया, तो वो सुप्रीम कोर्ट किसी को भेज सकती। तो फिर इससे क्या रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार के पक्ष वाले लोग घुस जाएंगे और वो सरकार के न्याय में, जो निर्णय देने में सरकार का क्या करेंगे, समर्थन करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों होना चाहिए क्या, इस प्रकार से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सुरक्षित कार्यकाल क्या है, केवल संवैधानिक प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। कि मान के चलो किसी वकील, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज द्वारा ऐसा डिसीजन दे दिया गया जो सरकार की नीतियों के खिलाफ था,
तो सरकार के अगर अथॉरिटी होती है कि सरकार उसे हटा सकती है तो उसे हटा देगी, लेकिन संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि उसे अगर उसके कर्तव्यों से हटाया जाता है तो उसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया का क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा, लोकसभा में, राज्यसभा में। ठीक है, तो ये जब प्रक्रिया पूरी होगी तभी हटाया जा सकता है, मतलब सरकार मनमानी तौर पर किसी को नहीं हटा सकती। फिर क्या है, तीसरा, वेतन और सुविधाएं। संसद द्वारा निर्धारित सेवा काल में कम नहीं की जा सकती है। 2023 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये। ठीक, 2,80,000 रुपये। तो मतलब सरकार का जो वेतन है दोस्तों, सबसे पहले तो सीजीआई जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन भारत की क्या रहती है, संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि से क्या दिया जाता है, और कार्यकाल में इसमें क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता। कार्यकाल में परिवर्तन नहीं। ठीक है, ये बात तो आपको याद रखना है। अपमान का अधिकार है कि न्यायालय की अवमानना पर दंड देने का क्या है, अधिकार है। 6 माह का कारावास और 2,000 तक। कि दोस्तों क्या है कि अगर न्याय व्यवस्था पे कोई उंगली उठाता है, ठीक है, न्याय व्यवस्था पे क्या करता है, कोई पटाक्षेप करता है या उंगली उठाता है या जो न्यायपालिका को अपशब्दों का प्रयोग करता है, तो न्यायपालिका उसे क्या मानेगी, अपना अवमानना मानेगी। अवमानना मानेगी, और इस अवमानना के लिए वो क्या कर सकती, किसी व्यक्ति को दंड दे सकती है। ठीक है, मान के चलो कि आपने एक वीडियो पोस्ट करा, ठीक है, आपने आपका मोबाइल लिया, मोबाइल पे वीडियो पोस्ट करा कि जो हमारे वर्तमान सीजीआई है ये बहुत ज़्यादा भ्रष्ट है, इन्होंने यहाँ से इतना पैसा लिया है, ठीक है, ये बिना योग्यता के आज बन के आ गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट है सही डिसीजन नहीं देता है। इस प्रकार से पब्लिकली एक डोमेन में आप ये बात वीडियो के माध्यम से अगर पोस्ट कर देते हैं, तो ये क्या होती है दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट की जो न्याय प्रणाली की अवमानना होती है, इसके संबंध में वो आपको 6 माह की जेल भी भेज सकते हैं और 2,000 रुपये का जुर्माना भी दे सकते हैं। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, संसद और विधानसभा द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिकता की जांच करना। अब ये क्या होता है दोस्तों, कि मान के चलो संसद जो है, संसद को क्या है, कानून बनाने की शक्ति है। अब संसद ने ऐसा कानून बनाया जो आर्टिकल 19 के तहत जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है, मूल अधिकार है, उसका क्या हो रहा है, हनन। अब एक व्यक्ति गया है, उसने रिट लगा दी कहाँ, ठीक, रिट लगा दी कहाँ, कोर्ट में। कोर्ट में रिट लगा दी और बोले कि आर्टिकल 19 का जो कानून के तहत क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट इसके द्वारा क्या करेगा, जांच करेगा कि यार जो सरकार ने कानून बनाया है वो वाकई में उल्लंघन करता है। अगर उल्लंघन करेगा तो वो क्या करेगी, जो कानून को क्या करेगी, रद्द कर देगी। ठीक, ये कहलाता है दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन। अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि सरकार के काम मन मनमाफिक काम पे रोक लग जाती है। संविधान की सर्वोच्चता बनी रहती है, क्यों, संविधान में ये बातें लिखी गई है कि स्वतंत्रता का सामान्य परिस्थितियों में विलोपन नहीं किया जाएगा या कम नहीं की जाएगी, या मौलिक अधिकार नहीं छीने जाएंगे। अगर कोई छीनता है तो जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट, उनकी रक्षा करेगा या उनको पुनः बहाल करने का प्रयास करेगा। अब आगे देखते हैं, अधिकार क्षेत्र, ये कहाँ तक अपना निर्णय दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सबसे पहले कि जो मूल काम है सुप्रीम कोर्ट का क्या है, देख ना दोस्तों। ठीक है, मूल अधिकार क्षेत्र मतलब ये, इस काम को केवल मूल अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा, ये मूल अधिकार क्षेत्र कहलाता है। तो पहला कौन सा है दोस्तों, केंद्र एवं राज्यों की, मान के चलो केंद्र सरकार, दिल्ली की सरकार और मध्य प्रदेश का कोई लफड़ा हो जाता है, ठीक है, और राज्यों के बीच विवाद, मान के चलो यूपी और एमपी का कोई विवाद हो जाता है। मान के चलो बेतवा नदी का जो जल है, यूपी और एमपी दोनों से प्रवाहित होती है, इसके जल को लेकर कोई विवाद हो जाता है, या सीमा को लेकर, एमपी यूपी की कोई सीमा को लेकर विवाद हो जाता है, तो इसका जो निपटारा कौन करेगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट करेगा, ये बात लिखी। फिर दूसरा उदाहरण 1961 में पश्चिम बंगाल
बनाम केंद्र सरकार के कोयला क्षेत्र अधिग्रहण के मामले में क्या करना था, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई करी थी। तो दोस्तों, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य, दो या दो से अधिक राज्य या केंद्र सरकार, इन सभी मामलों में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा देखे जाते हैं। ठीक है। अब रिट अधिकारिकता क्या होती है? मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो रिट जारी की जाती है। कि मान के चलो दोस्तों, आप आपकी घूमने की इच्छा है कि आपको जाना है तमिलनाडु, ठीक है, पर लेकिन सरकार क्या कर देती है, वहाँ प्रतिबंध लगा देती है, बिना कारण से प्रतिबंध लगा देती है। या आपको गोवा जाना, गोवा का उदाहरण देते हैं, गोवा घूमने जाना है, आपकी दोस्तों के साथ काफ़ी लंबे समय से आप प्लानिंग बना रहे हैं कि बाबा गोवा घूमने जाना है, ठीक है। आप गोवा घूमने जाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन कुछ दिन पूर्व ही वहाँ पे अकारण, कोई विशेष कारण नहीं, सरकार क्या लगती, घूमने पे प्रतिबंध लगा देती है। तो दोस्तों, आर्टिकल 19 के तहत क्या होगा, जो घूमने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है उसका क्या है, उल्लंघन है। उल्लंघन है, तो उल्लंघन है तो आप कोर्ट जाएंगे, रिट जारी करेंगे, मत जो पत्र दाखिल करेंगे, कोर्ट गए, जो पत्र दाखिल करेंगे उस पत्र को क्या बोला जाता है दोस्तों, रिट। पत्र में क्या लिखा रहेगा कि हमारी जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन हुआ है। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित पत्र ही क्या कहलाता है दोस्तों, रिट के। ठीक है। आर्टिकल 32 के तहत क्या सुप्रीम कोर्ट में जारी की जाती है। उच्च न्यायालय के समानांतर अधिकार परंतु मौलिक अधिकारों के तक सीमित है। ठीक है, इसके बारे में अभी आपको आगे स्लाइड में बतलाता हूँ। अब अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होते हैं? ठीक है, संवैधानिक मामले, संविधान के जो उल्लंघन से संबंधित कोई उच्च, ठीक है, संविधान का उल्लंघन मान के चलो कहीं हो जाता है, तो उससे संबंधित मामले कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखा, उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित महत्वपूर्ण प्रश्न होने पर। ठीक है, कि संवैधानिक मतलब संविधान की कहीं उल्लंघन की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। दीवानी मामले, मतलब दीवानी मामले मतलब होता है दोस्तों कि जो पैसे के लेन देन, धोखाधड़ी से संबंधित जो सामान्य फ्रॉड होते हैं वो दीवानी मामले कहलाते हैं। पहले 20,000 तक की सीमा थी, इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब वो कोई सा भी मामला हो वो देख लेगी। फौजदारी लड़ाई दंगे, ठीक है, हत्या का प्रयास या हाफ मर्डर या मर्डर, इनसे संबंधित जो भी मामले होते हैं दोस्तों, उन मामलों को भी क्या सुप्रीम कोर्ट देखता है। ठीक है, मृत्युदंड, 10 वर्ष की कारावास, स्वतंत्र। विशेष अनुमति, किसी भी न्यायालय ट्रिब्यूनल के निर्णय पर अपील, जैसे मान के चलो दोस्तों, परिवार न्यायालय ने डिसीजन दिया है, परिवार न्यायालय ने कोई डिसीजन दिया है, तो परिवार न्यायालय के डिसीजन के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि उन्होंने जो बात कही हम उसको क्या करना चाहते हैं, फिर से रिव्यू करवाना चाहते हैं। दोस्तों, ये सूर्या की, साउथ की एक बहुत अच्छी मूवी है जय भीम करके, ये हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगर आप मूवी देखने का मतलब इच्छा रखते हैं या शौक रखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी अगर ये मूवी आप देखते हैं, और इससे आपको ये रिट से संबंधित जो प्रावधान है और स्पष्ट हो जाएंगे। अब परामर्श दात्री अधिकार क्या है? राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक या सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों पर राय मांगी जाती है। तो दोस्तों, जब हम परेशानी में होते हैं, ठीक है, तो हम किससे सलाह मांगते हैं, दोस्तों से, अपने दोस्तों से सलाह मांगते हैं कि यार भाई क्या करूं, बतला यार। तो अब ऐसे ही देश का प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति, राष्ट्रपति क्या है दोस्तों, परेशान है, तो वो किससे सलाह मांगे? ठीक है, तो फिर इसके लिए दोस्तों क्या है, संविधान के आर्टिकल 143 के क्या है, परामर्श दात्री क्षेत्राधिकार के बारे में बात की गई है। इसके तहत जो राष्ट्रपति रहेगा वो आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकता है, राय मांग सकता है। अब इसके लिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने पत्र आए और लिख के भेज दिया कि ऐसा होता है? नहीं दोस्तों, इसके लिए क्या रहेंगे, एक, दो, तीन, चार और पाँच, पांच जजों की क्या रहेगी, एक कमेटी गठित की जाएगी जिसे संवैधानिक पीठ कहा जाता है, संवैधानिक पीठ कहा जाता है। ठीक है, पांच लोगों की क्या रहेगी, संविधान पीठ का गठन किया जाएगा, और इस पीठ द्वारा क्या रहेगा, फिर विचार किया जाएगा कि हमें जो अ, जो प्रश्न पूछा गया उसका क्या कह देना है, जवाब देना। ठीक, उदाहरण केशवानंद भारती बाबरी मस्जिद मामले में जो क्या रहा, प्रेसिडेंट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगा। अन्य क्षेत्राधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन,
कानूनों की संवैधानिकता की जांच करना। मान के चलो संसद ने कोई कानून बनाया, जैसे दोस्तों आपने देखा हो कुछ समय पहले कृषि कानूनों की क्या हो रही थी, बात हो रही थी। ठीक है, कृषि कानूनों की बात हो रही थी। कृषि कानून के संबंध में सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों ये आई थी कि सरकार ने कोई भी कानून जो निर्माण होता है तो वो विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरता है। उसमें एक प्रक्रिया ये भी रही रहती है कि जिन व्यक्ति के लिए या जिस समूह के लिए कानून का निर्माण किया जा रहा है उससे क्या करें, परामर्श करें। परामर्श करें, जैसे दोस्तों किसानों से संबंधित कानून बन रहा है तो किसानों के संगठन से परामर्श किया जाता है। जैसे महिलाओं से संबंधित कानून बन रहा है तो महिलाओं से संबंधित एनजीओ या महिला आयोग हुआ या अन्य जो संगठन है उनसे परामर्श किया जाता है। बच्चों से संबंधित कोई कानून बन रहा है तो बच्चों से संबंधित जो देश के एनजीओ होते हैं, संगठन, उनसे परामर्श किया जाता है। लेकिन जब जो कृषि कानून बना था दोस्तों ने इसे क्या करा था कि सरकार ने जो कृषि संगठन है, ठीक है, उनसे पूछने की क्या रहेगी, महत्ता नहीं समझी और उसे क्या कर दिया, कानून को खट से इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, तो उस वजह से क्या हो गया था, टकराव की स्थिति आ गई थी और अन्यतः सरकार को क्या करना, कानून को वापस लेना पड़ा। अब अभिलेख न्यायालय क्या होता है दोस्तों, निर्णय को अस्थायी प्रमाण माना जाता है। अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 129 के तहत दोस्तों कि जो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन रहेगा, हाई कोर्ट का कोई भी डिसीजन रहेगा दोस्तों, वो क्या रहेगा, एक कानून रहेगा। कानून रहेगा और वो संपूर्ण देश में क्या रहेगा, मान्य रहेगा। ये क्या कहलाता है, अभिलेख। अभिलेख मतलब जो दस्तावेज है उसे क्या रहेगा, कानून के रूप में मान्यता रहेगी। न्यायिक सक्रियता क्या है, जनहित याचिकाओं के माध्यम से। जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायिक सक्रियता का तात्पर्य होता है दोस्तों कि जब सरकार अपना काम नहीं करती है, ठीक, सरकार काम नहीं करती है तो जो न्यायपालिका है, क्या कहते हैं, सरकार से पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो आती है कि सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम नहीं किया है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगी और सरकार से बोलेगी कि आप क्या कीजिए, काम कीजिए। मतलब कुल मिला के जब शक्ति के जो तीन बंटवारे हैं उसमें न्यायपालिका सरकार से कहने लगती है कि या कार्यपालिका से कि आप अपना काम कीजिए, तो वो न्यायिक सक्रियता कहलाती है। आप इतना याद रखिए। तो दोस्तों ये अन्य अधिकार हो गए। तो न्यायिक पुनरावलोकन की मतलब चेक करना कि वो संविधान के अनुकूल है या नहीं ये कानून। अभिलेख न्यायालय मतलब उनका जो डिसीजन है कानून के रूप में मान्य रहेगा। न्यायिक सक्रियता। अब महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, एकीकृत न्याय प्रणाली। अमेरिका के विपरीत भारत में केंद्र और राज्यों के लिए एक ही न्यायालय। एकीकृत प्रणाली से तात्पर्य दोस्तों इस प्रकार का स्ट्रक्चर आप याद रखेगा, ठीक है, कि ये विभिन्न जिले स्तर पर छोटे छोटे न्यायालय होते हैं। फिर राज्य स्तर पर हाई कोर्ट, डीजे बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट जज। ये क्या होता है दोस्तों, स्टेट लेवल पे होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक। और ये क्या होता है दोस्तों, सेंट्रल लेवल पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्या है दोस्तों, एक पूरी क्या है, एक प्रकार से एकीकृत प्रणाली, इंटीग्रेटेड, एक से जुड़ी हुई है। इनको भी परामर्श देता है, इनको भी परामर्श दे सकता है। ये अपनी समस्या यहाँ भी लेके जा सकते हैं, ये अपनी समस्या यहाँ भी ले जा सकते हैं। ये हाई कोर्ट वाले भी ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। तो क्या है, पूरा है, एक पूरा गुच्छा बना हुआ है, पूरा एक तरीके से जुड़ाव है। संविधान का संरक्षक है, ठीक है, कि जब भी ये संविधान का सरकार क्या करती है, सरकार संविधान का क्या करती है, फेरबदल का प्रयास करती है या संविधान का उल्लंघन का प्रयास करती है, तो फिर कौन आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट अपना डंडा लेकर आ जाता है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट अपना डंडा लेकर आ जाता है। और विश्व की सबसे बड़ी न्यायपालिका अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से अधिक व्यापक अधिकार अपीलीय परामर्श रिट। ठीक है, कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपीलीय क्षेत्र अधिकार नहीं है, परामर्श नहीं है, रिट अधिकार नहीं है, कि मौलिक अधिकार। तो इससे ज़्यादा क्या है, हमारा जो न्याय प्रणाली है दोस्तों, अमेरिका की न्याय प्रणाली से ज़्यादा विस्तृत और व्यापक। अब आर्टिकल 32 के तहत दोस्तों क्या है, रिट। रिट के बारे में मैंने अभी आपको बतलाया था कि वो पर्चा जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो गया, वो लेके आप सुप्रीम कोर्ट जाते थे, रिट।
इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन या हनन के लिए रिट जारी करने की शक्ति है। उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226, हाई कोर्ट में दोस्तों ठीक है, आप ये आर्टिकल याद रखिए 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों आर्टिकल 32 के तहत। हाई कोर्ट में 226 के तहत रिट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत रिट जारी करता है। अब रिट कितने प्रकार की है दोस्तों? 5 प्रकार की। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पक्ष। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है दोस्तों? किसी गैरकानून नजरबंदी व्यक्ति के खिलाफ, कि दोस्तों मान के चलो आप रात में क्या रहे, अपने जो घर है ठीक है वहां पे आप सो रहे हैं, ठीक है, आप सो रहे हैं ठीक है, और आपको क्या करती है पुलिस, उठा ले जाती है रात को, और क्या करती है, कारण भी नहीं बतलाती घर परिवार को। तो उस व्यक्ति को कोर्ट द्वारा जब रिट जारी की जाएगी कि भाई उक्त व्यक्ति को उठा लिया गया है, हमारे जो व्यक्ति को पुलिस द्वारा जब ठीक है गिरफ्तार कर लिया गया है, तो कोर्ट ये बोलेगा कि उस व्यक्ति को आपने जो मतलब गिरफ्तार किया है उसको कोर्ट के सम्मुख क्या करना है, पेश करें, जिससे हम चेक कर सके कि आपने कानूनी आधार पर उठाया है, ठीक, मतलब उसने कोई कानून का उल्लंघन करा तभी पुलिस आपको क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। तो कोर्ट ये देखेगा कि आपने जिसको बंदी बनाया है उसे हमारे सामने प्रत्यक्ष कीजिएगा कि हम उसकी जांच करें कि उसने कानून का कोई उल्लंघन करा है। अगर उल्लंघन करा है तो हम आपको अनुमति देते हैं, अगर उल्लंघन नहीं करा तो उसे क्या करने का पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट होती है, क्योंकि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। फिर परमादेश या मेंडेमस क्या होता है? सार्वजनिक अधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश देता है, कि मान के चलो कोई व्यक्ति है, आईएएस या आईपीएस है, वो अपने पद पर आसीन है और अपना काम नहीं करता है, बार बार छुट्टी लेता है, तो कोर्ट द्वारा क्या रहेगा, उससे कहा जाएगा कि आप अपने कर्तव्य का निश्चित रूप से पालन करें, क्योंकि आपके पद की क्या है, गरिमा। ठीक है, तो सार्वजनिक अधिकारी कोई भी हो सकता है दोस्तों, वो देश किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो सकता है, कोई सचिव हो सकता है, कैबिनेट का मंत्री हो सकता है, कोई भी हो सकता है। प्रोविजन क्या है? प्रतिषेध, निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र से बाहर करने का क्या है, रोकना। मान के चलो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है दोस्तों, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अब इसका काम क्या है, फौजदारी कानून और अ, दीवानी कानून से संबंधित सामान्य मामले की देखरेख करना होता है। अब मान के चलो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है दोस्तों, मौलिक अधिकार के संबंध में, जो मौलिक अधिकार के संबंध में क्या लेता है, सुनवाई करने लगता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अधिकार क्षेत्र नहीं है दोस्तों, मौलिक अधिकार के संबंध में सुनवाई करने का, क्योंकि ये अधिकार हाई कोर्ट को 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट को 32 के तहत केवल दोनों कोर्ट को दिया गया। तो इस मामले में क्या करेगा, निचली अदालत को, जो कोर्ट रहेगा ऊपर वाला कोर्ट, कार्य करने से क्या कर देगा, रोक देगा कि आपके जो अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, कृपया आपका काम बंद कीजिए। अब उत्प्रेषण क्या होता है? किसी मामले को उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना। अगर कोर्ट देखता है कि कोई विशेष मामला है जिसकी सुनवाई जिला अदालत में हो रही है, ठीक, जिसकी जिला अदालत में हो रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये क्या है, गहन मामला है या गंभीर मामला है, जिसकी क्या होना चाहिए, सुनवाई कहाँ होनी चाहिए, दिल्ली में होनी चाहिए, तो वो इस मामले को दोस्तों ठीक है जिला से लेके दिल्ली में क्या बुला सकता है। ये बात कहाँ लिखी गई, उत्प्रेषण। अब अधिकार पक्ष क्या है दोस्तों? किसी व्यक्ति के पद पर बने रहने के अधिकार की जांच करना। जैसे दोस्तों हमने देखा होगा आपको, ये बैतूल के जो सांसद थे, पूर्व सांसद, इन्होंने क्या करा था, फर्जी प्रमाण पत्र के द्वारा, जाति पत्र द्वारा क्या करें, जो बैतूल के क्या बन गए थे, सांसद बन गए थे। फिर जब कोर्ट द्वारा किसी ने अपील दायर करी, तो कोर्ट ने जांच करी, जांच में उस पत्र को क्या करा गया, फर्जी पाया गया, तो उन्हें क्या करा गया, कोर्ट द्वारा फटकार लगाई गई और पद से हटा दिया। ठीक है, तो ये दोस्तों रेट के बारे में आपको इतना याद रखना है कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में कब जारी करी जाती है, क्या आपके मौलिक अधिकारों का जब हनन होता है। हाई कोर्ट में कितने, 226 आर्टिकल के तहत कितनी रेट होती है, 5। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पक्ष। ठीक है दोस्तों, अब तुलनात्मक विश्लेषण, जो हमारी न्याय प्रणाली है दोस्तों, हमने कहाँ से ग्रहण करी है, अमेरिका से।
तो अमेरिका और भारत क्या दोनों बराबर है या डिफरेंस है? ठीक है, अब देखते हैं। मौलिक अधिकार क्षेत्र क्या है भारत का? केवल संघीय विवाद। ठीक है, संघीय विवाद मतलब भारत का जो क्षेत्र है, ठीक है, इसमें कोई विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। अमेरिका, संघीय विवाद, राजदूत से संबंधित, नौसेना से संबंधित आदि जुड़े सभी मामलों की कौन करता है? अमेरिका में। लेकिन भारत में संघ, मतलब संघ से तात्पर्य हमने जो पहला देखा था मूल क्षेत्र अधिकार में, केंद्र और राज्यों के मध्य और 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य। परामर्शदात्री अधिकार, इसमें आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति, यहाँ पे नहीं है। विशेष अनुमति, किसी भी न्यायालय ट्रिब्यूनल के विरुद्ध अनुच्छेद 136 के तहत मान के चलो एनजीटी ने कोई डिसीजन दिया है और उस डिसीजन को आप क्या करना चाहते हैं, एक बार और चेक कराना चाहते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 126 के तहत। और भारत में ये अमेरिका में सीमित। न्यायिक पुनरावलोकन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उचित प्रक्रिया, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये दोनों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि द्वारा उचित। महत्वपूर्ण अनुच्छेद 124 में क्या, सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, 124 ये आर्टिकल दोस्तों वेरी वेरी आईएमपी है, आप इसको याद रखें। 32 के मौलिक अधिकार रक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। 137 में क्या है दोस्तों, ये न्यायिक पुनरावलोकन करना। न्यायिक पुनरावलोकन होता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या होता है दोस्तों, मान के चलो उन्होंने 1993 में कोई डिसीजन दिया था जिसमें उन्होंने क्या बोला कि जो समलैंगिक है ये गलत। लेकिन आज दोस्तों क्या आ गया, 2025 आ गया, भारत बहुत ज़्यादा क्या करा है, विकास कर गया है और समाज क्या हो गया हमारा, उदार हो गया है। और वैश्वीकरण भी हमने क्या कर लिया, अपना लिया गया। मतलब जो हमारा देश है सिर्फ हमारा नहीं बचा, वो एक संपूर्ण दुनिया का एक भूखंड हो गया है। तो अब इस समय जब दुनिया के बहुत सारे देशों ने क्या समलैंगिक संबंधों को मान्यता दे दी है, या वहां पे उनकी शादी को भी क्या प्रासंगिक बनाया जा चुका है, तो भारत में इसे गैर कानूनी माना जाएगा क्या? तो देश में फिर सुप्रीम कोर्ट ने देखा दोस्तों कि जो समलैंगिक है इसे गैर कानूनी नहीं माना, लेकिन विवाह शादी करने को मान्यता नहीं दी। गलत नहीं है, लेकिन वो शादी नहीं कर सकते समलैंगिक को। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब कोर्ट रहता है अपने डिसीजन के लंबे अरसे के बाद तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार, बदलते परिवेश के अनुसार जब वो अपना खुद चेक करती है, तो वो क्या कहलाता है, न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। उसके बारे में कहाँ लिखेगा, आर्टिकल 137। 141 में क्या, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होता। मान के चलो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या रहेंगे दोस्तों, ये उनको एक दिशा निर्देश के रूप में मान्यता देंगे। निष्कर्ष, भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक ही। अगर संविधान का जो प्रावधान है उसको तोड़फोड़ करने का अगर सरकार प्रयास करती है तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाएगा, उनने कहा बाबू बाबू रुको आप। ठीक है, मौलिक अधिकारों का प्रहरी है कि मौलिक अधिकारों पर जो हनन होता है, तो दोस्तों हम कोर्ट जाएंगे कि दादा 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 हमारा जो आप न्याय करें। वो संघीय विवादों का अंतिम न्यायाधीश है कि दो राज्यों के मध्य अगर विवाद हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में होगी। इसी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु संविधान में विशेष प्रावधान किए गए कि वेतन भत्ते हैं निश्चित प्रक्रिया द्वारा बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी पूछा जाएगा वो सब। न्यायिक पुनरावलोकन और जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायिक सक्रियता की भी भूमिका के बारे में बात की गई। ठीक है दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, कब? 26 जनवरी, 28 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर। तो इसका आंसर दोस्तों बी है, 28 जनवरी, ठीक है, 1950। तो इसका आंसर बी हो जाए। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? प्रथम कौन थे? कानिया जी, पतंजलि शास्त्री, अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, हीरालाल जे कानिया। वर्तमान में दोस्तों कौन है? वर्तमान में बतलाइए। संजीव खन्ना जी है। सी, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? मुख्य न्यायाधीश, सही। तो दोस्तों जब बना था, सुप्रीम कोर्ट बना था 1950 में, तब कितने थे? 8। और वर्तमान में कितने हैं दोस्तों? 34 है। 34 है, जिसमें 1+33, मतलब एक सीजीआई रहेगा और 33 अन्य न्यायाधीश।
सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है दोस्तों? तो जो रहेंगे 65 वर्ष। 60, 62, 63, 70, तो इसकी रहती है 65 वर्ष तक वो क्या रह सकते हैं, अपने पद पर रह सकते हैं। निम्नलिखित से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार नहीं है? ये दोस्तों आप क्वेश्चन को लास्ट में जरूर एक बार अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। ये मेरी आपसे एक विनती है, गुजारिश है, एक दोस्त के नाते, एक भाई के नाते। क्या होता है, अन्यथा आप गलत आंसर का चुनाव कर लेंगे। संघ और राज्यों के विवाद सुलझाता है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण है, दो से अधिक राज्यों के विवाद सुलझाता है, रिट याचिकाओं पर सुनवाई करता है। कौन सा दोस्तों? मूल अधिकार क्षेत्र की बात की गई है। तो मूल अधिकार क्षेत्र में दोस्तों रिट याचिकाएं अलग। ठीक है, रिट वाला क्या था, अलग था, मूल अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये रिट अधिकारिकता क्षेत्र है। ठीक, रिट अधिकारिकता क्षेत्र। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया, राष्ट्रपति की इच्छा, दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसके संबंध में जो महाभियोग प्रक्रिया है ये अपनाई जाती है। महाभियोग प्रक्रिया कहाँ से? लोकसभा से प्लस राज्यसभा से। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरी प्रोसेस से होकर क्या करती है, गुजरती है। इस प्रकार से जो प्रेसिडेंट की होती है इन्हें हटाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर या बाद जो बेसिक सिद्धांत दिया है, जो कब दिया गया है या किस मामले में दिया गया है? तो गोलकनाथ केस, केशवानंद नटवामेल गोपालन। तो केशवानंद भारती केस में ये जो संविधान का क्या है, मौलिक ढांचा, मौलिक ढांचा क्या होता है उसके बारे में सिद्धांत दिया गया है। इसका तात्पर्य होता है दोस्तों कि संविधान का वह भाग जिसे संसद बदल नहीं सकती या हटा नहीं सकती या परिवर्तन नहीं कर सकती, वो क्या कहलाएगा? संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब आपके मन में ख्याल आया होगा कि वो क्या होगा। तो दोस्तों हमारे यहाँ देखो क्या है, लोकतंत्री प्रणाली है, संविधान में लोकतंत्र अपनाया गया है। अब मान के चलो सरकार बोलने लगे कि यार अब लोकतंत्र नहीं रहेगी, आज से क्या रहेगा, एक व्यक्ति का क्या रहेगा, शासन रहेगा। इस प्रकार का क्या कानून ले आती, तो दोस्तों क्या करेगा, संविधान का अतिक्रमण कहलाएगा। इस मामले में क्या रहेगा, कोर्ट उसमें क्या करेगी, डिसीजन देगी और इसे रद्द कर देगी। तो ये कहाँ बात की गई थी दोस्तों? केशवानंद भारती बात। सीजीआई की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? सीजीआई की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। ठीक है, कॉलेजियम प्रणाली, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो जज रहेंगे वो अपनी सिफारिश किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 143 के तहत। जो प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है, इसके लिए 5 न्यायाधीश जज रहते हैं। उनकी क्या रहती है? संविधान पीठ। संविधान पीठ क्या होती, गठित की जाती है और फिर क्या देते हैं वो? परामर्श देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति किसके तहत प्राप्त होती है? तो इसके तहत आती है संविधान की मूल संरचना। ठीक, आधारभूत अधिकार है, इसमें अगर कोई हनन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके दोस्तों से कह दीजिएगा आपको ऐसा ही बनाने के लिए आपका भाई, आपका हमदर्द आ गया है। दोस्तों मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि आपकी हर तमन्ना जल्द से जल्द मुकम्मल हो और इस बार आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। दोस्तों मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।